चैप्टर 2428 भाग्य की बाढ़। एक। पहली ब्लैक मून प्रीस्ट की बातें सुनकर जी का इरादा और मजबूत हो गया। मुझे नहीं पता ये कौन सा ब्रह्मांड का नियम है या कैसी किस्मत है। मैं बस इतना जानता हूं कि अगर कोई मुझे, मेरे परिवार को या उन लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा जिन्हें मैं प्यार करता हूं, तो मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। वो पहली ब्लैक मून प्रीस्ट को देखकर हल्का सा मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे तुम लोगों ने समाइल के खिलाफ बगावत की थी। उसकी ये बात सुनकर सलादीन, किंग आर्थर और बाकियों के दिल का बोझ हल्का हो गया। हां, किस्मत चाहती है कि वो लोग चुपचाप झुक जाएं और अपने विनाश की ओर बढ़े, लेकिन क्यों न किस्मत को ही चुनौती दे। अगर इंसान काफी ताकतवर हो जाए तो न डे ऑफ फॉल उसे मिटा सकता है और न ही कोई क्रिएटर। पहली ब्लैक मून प्रीस्ट उसे शांति से देखती रही, होठों पर हल्की मुस्कान। तुम वाकई दिलचस्प हो। शायद तुम्हारा अस्तित्व हमारे लिए कुछ अनपेक्षित बदलाव ला सके। हम देखते रहेंगे कि तुम आखिर किस रास्ते पर चलते हो। ये अब और कुछ नहीं बोला। उसे मालूम था कि ये लड़ाई अब सिर्फ ताकत की नहीं, मानसिकता और इच्छा शक्ति की भी है, और वो इस खेल में अपना ही अध्याय लिखने वाला है। जी, किंग आर्थर, सलादीन, मॉर्गन, यांग शिनशिन और दूसरे लोग डार्क मून साम्राज्य की गहराइयों से बाहर निकल आए। ब्लैक मून प्रीस्ट ने जो संसाधन दिए थे वे सब उनके पास थे, साथ ही नई जानकारी, ध्यान के जरिए ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोखने की विधि भी। वो अलग अलग सभ्यताओं से मिली शक्ति और ज्ञान लेकर लौट रहे थे। जैसे ब्लैक मून प्रीस्ट ने कहा था, ब्रह्मांड में सब कुछ ताकत से चलता है और उनकी किस्मत एक अदृश्य शक्ति से खींची जा रही है। जब सब घर वापस जाने के लिए अंतरिक्ष में उड़ रहे थे और जमीन पर बर्बाद हो चुकी दुनिया को पीछे छोड़ रहे थे, जी के मन में अजीब सी भावनाएं उठ रही थी। पहली ब्लैक मून प्रीस्ट की बातें उसके दिल में चिपक गई थी। हर वाक्य उसके विश्वासों को चुनौती दे रहा था। उसने कहा था कि छठी पीढ़ी के इंसानों की किस्मत तय हो चुकी है, अगली पीढ़ी सातवीं होगी और वो लोग सिर्फ उनके लिए रास्ता बना रहे हैं। क्या वाकई किस्मत इतनी अटल होती है? स्पेसशिप का माहौल उदास नहीं था, बल्कि हल्का और उम्मीद से भरा था। सब सोच में थे, पर फैटीसू और ब्रायन अपनी मजाकिया लड़ाई से माहौल हल्का कर देते थे। फैटीसू बोला, सोचो यार, अगर सच में हम सीढ़ी बन गए तो बड़ा बेकार लगेगा। ब्रायन ने आंखें घुमाई, तू सीढ़ी बनेगा, मैं तो लोहे की ग्रेट वॉल बनूंगा। ग्रेट वॉल ऑफ स्टील? फैटीसू हंस पड़ा, मतलब तू चलती फिरती किलेबंदी बनेगा? ब्रायन ने ठहाका लगाया, हां भाई, ऐसी दीवार जो दुश्मनों को डराकर पेशाब करवा दे। सब हंस पड़े, लेकिन जी अब भी सोचा समझा हुआ था। पहली ब्लैक मून प्रीस्ट की बातें उसे नहीं छोड़ रही थी, क्योंकि किस्मत और इंसान की मेहनत दो बिल्कुल उल्टी चीजें लगती थी। लेकिन एक बात सोचकर देखो, यी ने गंभीर स्वर में कहा, धरती पर लौटते ही हमें और भी भयानक लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। किंग आर्थर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। सच कहूं तो उसकी बातें सुनकर डर लगा। क्या किस्मत वाकई इतनी तय है? और क्या सच में सारी प्राचीन सभ्यताएं हमें मारकर सातवीं पीढ़ी के इंसानों की परवरिश का हक हासिल करेंगी? सलादीन ने कंधे उचकाए, भाई, मैं तो घर में रहकर बच्चे पालने वाला आदमी भी बन जाऊं, मुझे दिक्कत नहीं, पर बात इतनी आसान नहीं है। मॉर्गन धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोला, किस्मत पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हम रास्ता चुन सकते हैं। सलादीन ने सिर हिलाया, हां, पूरा ब्रह्मांड तो नहीं बदल सकते, पर हम खुद को जरूर बदल सकते हैं। कम से कम झुकते तो नहीं है। जी ने गहरी सांस ली और उसका इरादा फिर मजबूत हो गया। पहली ब्लैक मून प्रीस्ट की बातें डरावनी थी, पर वो जानता था वो झुकने वालों में से नहीं है। वुलुआन एम्पायर तो मैं पहले ही बर्बाद कर चुका हूं। ये पहली बार था जब उसने खुद ये बात खुले में कही। किंग आर्थर और बाकी चौंके, हालांकि उन्हें अंदाजा था। सलादीन हक्का बक्का, सच में? कमाल है तू तो। लेकिन उसकी आंखों में मुस्कान थी।
जी की ताकत जितनी बढ़ेगी, उनकी पूरी अलायंस उतनी मजबूत होगी। अब तो लगता है ये कोई बड़ी बात नहीं। तुम्हारी ताकत बहुत आगे जा चुकी है। ये जेब में हाथ डालकर खिड़की के पास गया और चांद की सतह को देखते हुए बोला, मेरे लिए वुलुआन एम्पायर कोई बड़ी चीज नहीं थे। वो करोड़ों साल से जिंदा रह सकते हैं, तो हम छठी पीढ़ी के इंसान क्यों नहीं? उसने किंग आर्थर और सलादीन को देखा। एक बात साफ है, मैं जिंदा रहूंगा। कागा जाए भाड़ में, प्राचीन सभ्यताएं जाए भाड़ में, ड्रकर टाइटन भी। उसकी नजर तेज हो गई। कोई मुझे शांत सुखी जिंदगी जीने से नहीं रोक सकता। मैं भी यही सोचती हूं। यांग शिनशिन धीरे से बोली, आंखों में चमक के साथ, हम सब अपना रास्ता खुद चुन सकते हैं, चाहे किस्मत कुछ भी कहे। जीना ही सबसे बड़ा प्रतिरोध है ना? हाँ बिल्कुल। फैटीसू ने अपनी जांग पर हाथ मारा। अगर किस्मत हमें पत्थर बनाना चाहती है, तो हम वो पत्थर बनेंगे जिसे कोई तोड़ न सके। तुम सब बकवास कर रहे हो, ब्रायन ने नाक सिकोड़कर कहा। लेकिन सच बताओ, किस्मत क्या है? एक बहती हुई बाढ़ जो हमें साथ बहा ले जाना चाहती है। चैप्टर 2429 भाग्य की बाढ़ 2। यी ने सबकी ओर देखा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। ब्रायन और फैटीसू की बातें भले ही मजाकिया थी, लेकिन इसी हल्की फुल्की बातों में उसे थोड़ा सुकून और उम्मीद महसूस हुई। किस्मत? यी ने सिर झुकाकर कुछ पल सोचा, फिर बोला, किस्मत शायद टाली नहीं जा सकती, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमारे पास कोई चुनाव नहीं है। मैंने हमेशा माना है कि चुनने का अधिकार सिर्फ उन लोगों को है जो मजबूत होते हैं, और हम जो भी कर रहे हैं वो बस मजबूत बनने के लिए है। किंग आर्थर ने सिर हिलाया। तो फिर हमें पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, चाहे आगे कैसा भी रास्ता हो, चलते रहना है। मैं तो चाहता हूं ये सफर जल्दी खत्म हो। फैटीसू फिर चिल्लाया, इतना घूम घूम कर थक गए हैं, थोड़ा आराम तो मिलना चाहिए। अच्छा होगा कि पूरा झंझट ही खत्म हो जाए, ताकि सब घर जाकर सो सके। ब्रायन हंस पड़ा। चल बे, बहाने ढूंढने में तू मास्टर है, पर चूंकि तू इतना उत्साहित है, चल बढ़ते हैं आगे। सब हंस पड़े और माहौल और भी हल्का हो गया। अपने साथियों की तरफ देखते हुए यी को भीतर से और ताकत मिलती महसूस हुई। भविष्य में चाहे जो भी हो, वे सब साथ चलेंगे और हर चुनौती का मिलकर सामना करेंगे। कुछ देर बाद यी बोला, लेकिन सुनो, धरती पर वापस जाकर मैं सबसे पहले चिनलिंग पहाड़ों के नीचे वाले ड्रैगन कबीले के पास जाना चाहता हूं। अब मेरी ताकत इतनी हो चुकी है कि उनसे मिलने का हक बनता है। ब्लैक मून प्रीस्ट से बात करने के बाद उसे एक बात समझ में आई। दुनिया को सच में समझना है तो उन सभ्यताओं से बात करनी होगी जो बेहद पुरानी और बेहद ताकतवर है, क्योंकि असली रहस्य उन्हीं के पास है। चंद्र जाति तो क्रिएटर की बनाई हुई नस्ल भी नहीं थी, तो फिर चिनलिंग का ड्रैगन कबीला, वो जाति जिसने जन्मजात बगुआ रचा और ब्रह्मांड के रहस्यों पर पकड़ रखी। यी को यकीन था उनकी ताकत चांद की जाति से कम नहीं होगी। अब जब उसकी शक्ति नाइट लेवल पर पहुंच चुकी है, वो ड्रैगन साम्राज्य में जाने का अधिकारी है। सब थोड़ा रुके, फिर किंग आर्थर ने सबसे पहले सिर हिलाया। तुम सही कह रहे हो, ड्रैगन की शक्ति हमेशा से रहस्य रही है। अब जब तुम्हारी ताकत बढ़ चुकी है, उन्हें देखना जरूरी है। ड्रैगन जाति का अस्तित्व कभी पूरी मानवता को हिला चुका था। वुलुआन एम्पायर ने जब हवाक्षु साम्राज्य पर हमला किया था, पूरी दुनिया देख रही थी। लोगों को लगा था कि हवाक्षु साम्राज्य खत्म हो जाएगा, लेकिन पूरी दुनिया की आंखों के सामने सफेद ड्रैगन राजकुमार प्रकट हुए। एक इंसान, 2 धारदार तलवारें, 2 वार में लो का अंत, और एक सांस में वुलुआन एम्पायर की पूरी सेना खत्म। आज जब जी खुद नाइट लेवल तक पहुंच चुका है, तब भी उसे लगता है कि सफेद ड्रैगन राजकुमार की शक्ति अविश्वसनीय थी। इसलिए ड्रैगन कबीले का सफर बेहद जरूरी था। सलादीन बोला, ड्रैगन हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। जितना हम जानते हैं, वो कुछ गिनी चुनी प्राचीन सभ्यताओं में से हैं
जो इंसानों के लिए शुभ है। उनकी बुद्धि और ताकत हमें बहुत मदद दे सकती है। बहुत सी प्राचीन सभ्यताएं थी, कुछ इंसानों के लिए अच्छी, कुछ बुरी। ज्यादातर लोग मानते थे कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि क्या वो छठी पीढ़ी के एंजेल्स थे या नहीं। जी को यकीन था हवाक्षु साम्राज्य के इंसानों की रक्षक जाति वही ड्रैगन थे। बिल्कुल। जी की नजरें तीखी हो गई। किस्मत चाहे जो भी लाए, मैं नहीं रुकूंगा। अब जब इतना आगे आ गए हैं तो पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं। फैटिसू ने अचानक कहा, मुझे तो एक ही बात जाननी है, ड्रैगन कबीले में ड्रैगन प्रिंसेस होती है क्या? अगर तुम्हें उनमें से कोई पसंद कर ले और तुम ड्रैगन के जमाई बन जाओ तो जिंदगी मजेदार हो जाएगी। ड्रैगन पर बैठकर दौड़ना? किस पोज में? यी ने आधी बंद पलकों से उसे देखा। प्रजन अलगाव, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इतनी आसानी से नहीं टूटता। फैटिसू की आंखें चमक गई। तो फिर तो और भी मजा आएगा। यी ने तंग आकर उसे एक घूंसा मारा और वो दूर जा गिरा। चल बैठ, फिर से ब्रायन के साथ जाकर सिलिकॉन वाला रिसर्च कर। स्पेसशिप में फिर जोरदार हंसी गूंज उठी। माहौल एकदम हल्का हो गया। यी ने अपना अगला कदम तय कर लिया। धरती लौटते ही चिनलिंग का ड्रैगन कबीला उसका पहला लक्ष्य होगा। चाहे आगे कैसी भी मुश्किलें हों, वो पीछे नहीं हटेगा। वो अपना रास्ता खुद चुनेगा, खुद की और अपने लोगों की रक्षा करेगा और किस्मत को अपनी जिंदगी तय नहीं करने देगा। ड्रीमर स्पेसशिप चांद की सतह पर उतरा। किंग आर्थर और दूसरे लोग उसे देख रहे थे। क्यों रुके? किसका इंतजार कर रहे हो? यी ने शांत स्वर में कहा, मैंने रेडिएंट मून एम्पायर के लोगों से वादा किया था कि मैं उनकी दंतकथाओं वाले प्राचीन अस्तित्वों से मिलने जाऊंगा। एबिस ऑफ एटर्नल डार्कनेस की उथल पुथल के कारण फ्लेम सेरेमनी के पूरा होने से पहले ही वो इधर चला आया था। लेकिन चांद पर उतरते ही मून एम्पायर ने उससे संपर्क किया। वे जिन प्राचीन अस्तित्वों की बात कर रहे थे वो वही है जो अनादि काल से मौजूद है और वे उससे मिलना चाहते हैं। शायद वे रिन के मानव रूप से रूबरू होना चाहते थे, जिसने अपना शरीर उस दुनिया में छोड़ दिया था। यी के मन में भी कई सवाल थे। वो यहन कबीले, जो बेहद प्राचीन और शक्तिशाली है, से पूछना चाहता था। किंग आर्थर की आंखें चमक उठीं। चलो साथ चलते हैं, उसे भी बहुत सवाल पूछने थे। यी हल्की मुस्कान के साथ आलस भरी आवाज में बोला, लेकिन उन्होंने जिस अकेले शख्स को बुलाया है वो मैं हूं। तुम लोग यही आराम से इंतजार करो। कितने भी करीब हो, इतने भी नहीं कि सब कुछ साझा कर दे। जानकारी बेहद कीमती थी और वो उसे अपने पास ही रखना चाहता था। मॉर्गन और बाकी लोग उसकी नीयत समझ गए, इसलिए मुस्कुराने लगे। इतने कंजूस मत बनो, पैसे ले लो, चाहे जितना मांगो। पैसों की बात नहीं है। यी ने आंखें घुमाई। वो अस्तित्व तो एक सांस में हमें मिटा सकते हैं। जब उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ मुझे बुलाया है तो मैं किसी को लेकर नहीं जा सकता। मॉर्गन कुछ कहने ही वाला था कि यी ने हाथ हिलाया। ठीक है, ड्रामा बंद करो, मैं अभी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर उसने उन्हें ड्रीमर से नीचे उतार दिया। यांग शिनशिन, ब्रायन और बाकी लोग उसके साए में घुस गए और उसने ड्रीमर को भी अपनी अलग दुनिया में रख लिया। किंग आर्थर और सलादीन अब उसके तरीकों के आदी हो चुके थे। इतना साथ लड़ने के बाद भी वो किसी पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था। मॉर्गन ने गुस्से में ब्रायन की तरफ इशारा किया। हम नहीं जा सकते तो वो कुत्ता कैसे जा रहा है? अरे, इसका मतलब क्या इंसान कुत्ते से भी नीचे है? यी ने उसे एक नजर देखा और बोला, अगर वो गंध खा ले तो तुम भी खाओगे क्या? चैप्टर 2430 भाग्य की बाढ़ 3। झंग यी के सवाल ने मॉर्गन को पूरी तरह चुप करा दिया। वो काफी देर तक झिझकता रहा, लेकिन अपनी ही नैतिक सीमा पार नहीं कर पाया। आखिर मॉर्गन अभी कोलंबिया का सबसे अमीर आदमी है, बहुत बड़ा नाम है। अगर उसने सच में वो काम कर दिया तो झंग यी जैसे लोग जरूर रिकॉर्ड कर लेते और फिर
पूरी दुनिया में मजाक बन जाता। लेकिन अगर नहीं करता तो वो उन प्राचीन हुए हुए देवताओं से मिलने का मौका भी गवा देता। इसी उधेड़बुन में था कि ब्रायन तो पहले ही अकड़ू अंदाज में कुत्ते जैसी चाल चलते हुए झंग यी की छाया स्थान में घुस भी चुका था। झंग यी ने बाकियों को यही छोड़ दिया और खुद तेज कदमों से सीधे हुए हुए एम्पायर के उस अधोलोक द्वार की ओर बढ़ गया। उनके जाने के काफी बाद मॉर्गन ने अपनी जांग पर हाथ मारा। अरे, इतनी जल्दी क्यों चले गए? मैं तो ट्राई करना भी चाहता था। किंग आर्थर ने आह भरकर उसके कंधे पर हाथ रखा। छोड़ दो, तुम खा भी लो, तब भी वो तुम्हें नहीं ले जाएगा। सबने झंग यी को दिल का कड़क कहा, लेकिन फिर भी सबको इंतजार करना पड़ा। सबके पास अपनी स्पेसशिप थी, लेकिन झंग यी शायद लौटकर कुछ जरूरी जानकारी लाए, इसीलिए कोई भी यहां से हिला नहीं। हुई हुए एम्पायर की तरफ जाते हुए ब्रायन ने धीरे से कहा, हे ब्रो, मैं असल में बहुत हेल्दी खाना खाता हूं। गलत मत समझना, झंग यी शांत स्वर में बोला। ठीक है, मान लिया। ब्रायन, हुई हुए एम्पायर पहुंचकर वही चांदी की रोशनी में नहाया हुआ विशाल सुंदर साम्राज्य दिखा। धरतीवासी उनके नायक थे, उनकी ज्वाला वापस लाने में मदद करने वाले, इसलिए स्वागत भी बहुत भव्य हुआ। एक्साइव लियूनियन खुद झंग यी को लेने आई। डार्क मून एम्पायर की समस्या निपटा ली? उसने जिज्ञासा से पूछा। झंग यी ने सिर हिलाया। हां, जैसा उम्मीद थी, वहां सच में एक गद्दार था। फिर उसने लियूनियन को देखा। तुम्हारी हुई हुए क्लैन में ऐसा कोई नहीं होता। एक्साइव लियूनियन ने अपने सिर की ओर इशारा किया। उसका रूप इतना सुंदर, इतना निर्मल था कि सच में किसी चांदी की गुड़िया जैसा लगता था। हम रेडियंट मून और डार्क मून, हमारी बेसिक कोडिंग ही अलग है। दोनों एक विशाल चांदी के गलियारे से होते हुए एक अनंत सी लगने वाली भूमिगत सीढ़ी की ओर बढ़े। डार्क मून क्लैन की अवचेतना में समाल की पागलपन की विरासत है, इसलिए ब्रोकन सील का विचार कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन हम हुई हुए, हमारा मूल कोड है अस्तित्व और संरक्षण। समाल से लड़ना हमारी आत्मा में लिखा हुआ है। ये कहते हुए वो गर्व से सीधी हो गई। शायद इसी कारण हुई हुए एम्पायर हमेशा से डार्क मून को नीचे समझता था। झंग यी बस कंधे उचकाकर उसके साथ चलता रहा। एक्साइव लियूनियन की गति बढ़ी, लेकिन झंग यी अपनी स्पेस्टलिपोटेशन से हमेशा बराबर बना रहा। उसकी इस सहज गति ने लियूनियन की आंखों में एक अजीब सी चमक जगा दी। बहुत देर चलने के बाद दोनों अंततः उस विशाल गुप्त लोक तक पहुंचे, वो स्थान जहां इंसानों की नजर कभी नहीं पहुंची। जैसे ही झंग यी ने नजर उठाई, वो दृश्य देखकर उसकी सांस रुक गई। ये एक अत्यंत विशाल अधोलोक था, आकाश से भी बड़ा, समुद्र से भी गहरा, अनगिनत चांदी के क्रिस्टल से बना संसार, जहां हर दिशाओं से लहराती रोशनी इंद्रधनुष की धाराएं बनाती थी। हर क्रिस्टल मानो चांदनी का सार लिए चमक रहा था। पवित्र, शाश्वत, अलौकिक। ऊपर का गुंबद, हजारों क्रिस्टल की जलप्रपात जैसी परतें, मानो किसी देवता की कांच की नदी गिर रही हो। फर्श चांदी की तहों से बना था, हर कदम इतिहास की तारों पर चलने जैसा। हवा निर्मल लेकिन भारी, जैसे लाखों वर्षों की शक्ति का मौन श्वास। और इस पवित्र जगत के केंद्र में 12 विशाल चांदी के सिंहासन एक ही क्रिस्टल से तराशे गए, मानो चांदनी के पहाड़। इन सिंहासनों पर बैठी थी 12 देवियां, चांदी के दिव्य कवच में, तारामंडल जैसे पैटर्न चमकते हुए। हर देवी 5 मीटर ऊंची, इहेन जाति का शुद्ध रूप। उनकी आंखों में तारों जैसा तेज, उनके अस्तित्व में प्राचीन युगों का बोझ, लेकिन व्यवस्था, शांति और गरिमा भी। ये वही 12 देवियां थी जो अरबों वर्ष पहले तारों के पार से उतरी थी, हुई हुए एम्पायर की जन्मदात्री, उनकी रक्षक, उनकी मूल देवियां। उनकी उपस्थिति से पूरी भूमिगत दुनिया और भी पवित्र और भी अलौकिक लग रही थी। झंग यी ने उनकी ओर देखा।
पहली बार वो अपने भीतर ऐसा भारी अवर्णनीय सम्मान महसूस कर रहा था। ये सब मानव भाषा की सीमा से परे था। एक्साइव लियूनियन ने घुटनों के बल झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज श्रद्धा से कांप रही थी। 12 पूर्वजों को एक्साइव लियूनियन का प्रणाम। आपकी आज्ञा के अनुसार मैं पृथ्वीवासी झंग यी को लेकर आई हूं, जो तिअन्यू पैलेस के ईहेन क्लैन की सामूहिक अवचेतन विरासत का उत्तराधिकारी है। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।